नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 10 मार्च है। 10 मार्च के इतिहास पे एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी है। तो आज जो है CISF डे के रूप में मनाते हैं। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस डे। उसके अलावा आज ही के दिन 10 मार्च 1922 को गांधी जी को पहली बार राजद्रोह, जिसको सेडिशन कहा जाता है, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 साल का सजा दे दिया गया था। इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता, और ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस के एक भावी प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार थे, माधव राव सिंधिया, जिनका जन्म आज ही के दिन 10 मार्च 1945 को हुआ था, उनके उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावे नारी शिक्षा की प्रणेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध कवयित्री सावित्री बाई फूले, जिनके की पति ज्योतिराव फूले या फिर उनको ज्योतिबा फूले के नाम से भी जानते थे, तो इस सावित्री बाई फूले के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो आज का है, ये आइवरी कोस्ट, एक अफ्रीका के पश्चिमी तट पे एक छोटा सा देश है, जो कि फ्रांस के अंडर में, फ्रांस का एक कॉलोनी था। वो आज ही के दिन जो है 1893 में फ्रांस का एक कॉलोनी के रूप में घोषित कर दिया गया, यानी फ्रांस का एक उपनिवेश हो गया। तो इन सब चीज के बारे में आज जानेंगे। शुरू करते हैं CISF से। CISF बोले तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी को किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शासन था। और इसका जो मैंडेट दिया गया था CISF का, उसका मैंडेट था कि जो भारत में जितने भी औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना। जैसे जितने एयरपोर्ट हैं उसको, फिर मेट्रो हैं उसको, इसके अलावे जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे आप देखते हैं रेड फोर्ट है या फिर ताजमहल है, इन सबों के सुरक्षा के लिए जो बनाया गया संस्था, इसी का नाम है CISF। जो एक किसके अंदर काम करती है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत काम जो करती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसको कहते हैं CAPF, इसी की एक शाखा है या इसी का एक हिस्सा है। कौन? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। नेक्स्ट जो आज देखेंगे कि आज ही के दिन यानी 10 मार्च 1922 को गांधी जी को पहली बार जो है भारत में गिरफ्तार कर लिया गया था, और वो भी राजद्रोह यानी सेडिशन उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। अभी अगर इस तरह का किसी पे कानून लगाया जाता है तो उसको कहते हैं रासुका, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम से जानते हैं, जो कि हमेशा चर्चा में बना हुआ रहता है। तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। इसका कारण जानने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। बैकग्राउंड क्या था? तो गांधी जी के द्वारा सबसे बड़े स्तर पे जो पहला आंदोलन ऑल इंडिया लेवल पे गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, वो 1 अगस्त 1920 को था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। 1 अगस्त को ही एक और घटना हुई थी, जो गरम दल के नेता, और गरम दल में जो सबसे बुजुर्ग थे, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल में से बाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, इनका इसी दिन अचानक जो है मृत्यु हो जाता है। और इनके मृत्यु जो एकाएक हो जाने के कारण एक तिलक स्वराज फंड एक का गठन किया जाता है। कहा जाता है कि बहुत कम समय में, उस टाइम में सोचिए कि इसमें 1 करोड़ रुपया जमा हो गया था, जिसका कि इस्तेमाल ये आंदोलन जो शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन, उस आंदोलन के दौरान किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी जो है अपने आप को, इससे पहले छोटे छोटे आंदोलन किए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अहमदाबाद जो मिल था उसका जो विवाद था उसका निपटारा किए। उसके अलावे जो खेड़ा सत्याग्रह था, उसमें जो है गांधी जी
पार्टिसिपेट किए थे। तो छोटे छोटे आंदोलन किए थे अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में। और गांधी जी का भ्रमण काल, भारत भ्रमण काल जो है पूरा हो चुका था। और गांधी जी एक अपना जो है पूरा व्यक्तित्व स्थापित कर चुके थे, अपने आप को जन नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके थे। और इसीलिए गांधी जी ने जो है कांग्रेस के तरफ से पूरी छूट मिल गया गांधी जी को कि आप जब मर्जी है आपका तब जो है आप आंदोलन शुरू किए। और यही गांधी जी ने 1 अगस्त को चुना असहयोग आंदोलन, मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे सरकार के किसी कामों में। 1 अगस्त को ये शुरू किया गया। आंदोलन जो है चल रहा था और इस आंदोलन में गांधी जी ने जो है पूरा अपना जो है हवा पानी दिया था कि जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है हमें अंग्रेजी शासन को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे। जितने विद्यार्थी थे कॉलेज में थे वो कॉलेज छोड़ दिए, जो वकालत करते थे वकालत छोड़ दिए, सरकारी नौकरी करने वाला नौकरी छोड़ दिया, काम करने वाला काम छोड़ दिया और जो है इस आंदोलन में कूद गया। लेकिन इस आंदोलन का परिणाम कुछ आता दिखा नहीं, क्योंकि ये आंदोलन का जो मूल था वो अहिंसक था। यानी इसमें हिंसा का किसी भी तरह का कोई जगह नहीं था और शांतिपूर्ण ढंग से ही जो है यहाँ पर ये विरोध हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज जो है जिसको तलवार के बल पे जीता हो और उसको क्या बिना हिंसा किए हुए इतना आसानी से छोड़ सकता था। अगर साधारण से साधारण दिमाग भी अगर इसको सोचे तो वो इसके विरोध में जाएगा कि नहीं अंग्रेज ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी गांधी जी को अपना जो वो पढ़े थे अपने विचारों को सत्य साबित करने के लिए, अहिंसा के प्रयोग को सत्य साबित करने के लिए उन्होंने इस आंदोलन को अहिंसक बनाए रखा। लेकिन किसी भी आंदोलन का जो इंटेंसिटी होता है एक सर्टेन समय तक ही वो चल पाता है, उसके बाद वो आंदोलन जो है अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। और वही हुआ और एक घटना हो जाती है 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश, अभी वर्तमान का उत्तर प्रदेश और उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत, उसी वहीं पे एक जगह है गोरखपुर, जहां से कि योगी आदित्यनाथ अभी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले एमपी का चुनाव भी वो गोरखपुर से ही लड़ते थे। गोरखपुर में ही एक जगह था चौरा चौरी, और इस चौरा चौरी जगह पे एक जो है पुलिस पिकेट थी। और पुलिस जो आंदोलनकारी जब जा रहे थे तो पुलिस वाले ने इन लोगों का जो है जाने से रोका। अब रोके जाने के कारण भीड़ जो है उग्र हो गई, और उग्र होने के कारण जो है भीड़ जो है पूरी कहा जाता है कि सारे पुलिस वालों को बंद करके और जो है आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जो है जलकर खाक हो गए। ये घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 को। और अगले ही दिन 5 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी घोषणा कर दिए वापस ले लेंगे। और 12 फरवरी 1922 को ये जो है आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। 5 फरवरी को सैद्धांतिक रूप से घोषणा की और 12 फरवरी को व्यवहारिक रूप से आंदोलन वापस हो गया। अब यही ग्राउंड तो यही बन गया था अंग्रेजों को गांधी जी को गिरफ्तार करने का। लेकिन चूंकि गांधी जी अहिंसा, जैसे ही हुआ हिंसा उसके बाद आंदोलन वापस ले लिए, तो कैसे गांधी जी को गिरफ्तार करोगे? ग्राउंड बनाओ, ग्राउंड बनाओ। तो गांधी जी क्या किए, इसके बाद जो है अपना पत्रिका लेखन सामग्री शुरू कर दिए। तो उन्हीं में से इनका एक पत्रिका जिसका नाम है यंग इंडिया। गांधी जी का 3 पत्रिका जो प्रमुख है वो पूछा जाता है, उसमें से एक है यंग इंडिया, दूसरा है नवजीवन और एक है हरिजन। ये 3 पत्रिका गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये तीनों जो है काफ़ी प्रमुख है। अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव में जिस समय जिस सिचुएशन से ये गुजर रहे थे उस समय जो है ये पत्रिका, उस समय के हिसाब से पत्रिका का इन्होंने पब्लिकेशन किया। तो यही यंग इंडिया में जो आर्टिकल लिख रहे थे और यही आर्टिकल जो इनके द्वारा लिखा गया, उसी आर्टिकल को बेस बना करके और इन पे सेडिशन का आरोप लगाया गया। और सेडिशन का आरोप के चार्ज में इनको जो है 6 साल का जो है सजा दिया गया। हालांकि बाद में 2 साल बाद ही इनको हेल्थ ग्राउंड पे जो है रिहा कर दिया गया। इस हियरिंग के दौरान जो है गांधी जी का एक महत्वपूर्ण जो अपने
बचाव में, चूंकि गांधी जी खुद भी बैरिस्टर थे, तो अपने बचाव में जो इन्होंने पक्ष दिया था, तो उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो मेरा ये कृत्य है, इस कृत्य के लिए कानून की नज़र में जो भी उचित दंड है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, क्योंकि ये कृत्य जो कि कानून के नज़र में एक अपराध है, लेकिन वहीं पे मेरे नज़र में और मेरे अंतःकरण के हिसाब से ये हमारा जो है सर्वाधिक जो है उचित कर्म है, इसलिए मैं कर्म करता रहूंगा और कानून जो है इसके लिए जो भी दंड दे उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो ये था गांधी जी का विचार। नेक्स्ट देखते हैं, आज एक कांग्रेस के बड़े मेधावी, कांग्रेस के जो है युवा और कांग्रेस के एक डायनेमिक लीडर माधवराव सिंधिया के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 10 मार्च 1945 को हुआ था और एक जो है रॉयल घराने से आते थे। रॉयल घराना मतलब इनके जो ग्वालियर के राजा हुआ करते थे। सिंधिया परिवार जो है ग्वालियर का जो इलाका है, मतलब वहाँ के एक तरह से कहिए मोटा मोटी भाषा में जमींदार थे। और जमींदार जो है दुबला पतला जमींदार नहीं, पूरे भरपूर वाले जमींदार थे। काफ़ी जो है इनका जो है साम्राज्य था, काफ़ी धन बल सब चीज़ से परिपूर्ण थे। 1945 में इनका जन्म। इनके पिताजी का नाम जीवाजी राव था और इनकी माता का नाम विजया राजे सिंधिया था। तो एक मातृसत्तात्मक टाइप का जो है इनका चला आ रहा था। तो इनकी मृत्यु, जीवाजी राव की मृत्यु के बाद 1961 में ये जो थे कौन, माधवराव सिंधिया, ये प्रिंस नियुक्त किए गए, क्योंकि जीवाजी राव के ये एकमात्र पुत्र थे। तो ग्वालियर के जो अगले प्रिंस हुए, यानी अगले उत्तराधिकार हुए, कौन हुए, माधवराव सिंधिया ही हुए। तो 1961 में इनको नियुक्त किया गया, क्योंकि आपको पता है जब प्रिंसली स्टेट को भारत में शामिल कराया जा रहा था तो उस समय बहुत सारा प्रलोभन दिया गया था कि आपको ये सब व्यवस्था दिया जाएगा, आप जो है भारत का संविधान को मान लीजिए और भारत में शामिल हो जाइए। तो उसमें सब भी जो है शामिल हो गया। तो उस तरह से जो है अंतिम प्रिंस थे। और इसके बाद आपको पता है भारत में एक संविधान संशोधन हुआ, 26वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इस इंदिरा गांधी के शासनकाल में इस संविधान संशोधन ने जो प्रिवी पर्स था, प्रिवी पर्स का व्यवस्था जो अनुच्छेद 18 में, फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 18 में जिसकी चर्चा है, उसका उन्मूलन कर दिया गया। और इस तरह से भारत में जो जमींदार थे उसको पूर्णतः तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बहुत हद तक समाप्त हो गया। अभी भी बहुत सारे जमींदार हैं जिनका बहुत सारा संपत्ति है, उसको जिस हद से सरकार को एक्वायर करना चाहिए वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जितना हद तक उन लोगों का दबदबा होता था और दादागिरी चलता था, वो बहुत एक बहुत सीमा तक कह सकते हैं कि उस पे जो है कटौती कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब जब ये इनका जो है राजगद्दी छिन गया, तो अब क्या करते, तो राजगद्दी छीनने के बाद सीधे अब आइए भाई पॉलिटिक्स में ही, क्योंकि अगर आपका जो है जो जेनेटिक रूलिंग पावर खत्म हो गया, तो अब संवैधानिक तरीके से आइए। तो संवैधानिक तरीके से आने में 1971 में पहली बार चुनाव लड़े जब मात्र 26 साल के थे। और उसके बाद जो है ये गुना के, मध्य प्रदेश का जो गुना का इलाका है वहीं से चुनाव लड़े। गुना और ग्वालियर इनका जो है गढ़ है, इनके ही सुपुत्र अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको जो कि अभी वर्तमान में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं, इन्हीं के सुपुत्र हैं। और ये लगातार 9 बार सांसद रहे। ये रिकॉर्ड किसी से आज तक सांसद के रूप में या चुनाव में किसी से भी नहीं हारे। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं को, इंक्लूडिंग भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने हराया। ये जो है रेलवे मिनिस्टर के रूप में 1986 से 1989 तक इन्होंने काम किया। इसके अलावे जो है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के चेयरमैन के रूप में 1990 से 93 तक काम किए। सिविल एविएशन का पद ये भी संभाले जब पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक जो सरकार चली थी, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस की जो सरकार बनी थी उसमें इन्होंने पद संभाला। उससे अलावे मानव संसाधन
संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री को भी इन्होंने संभाला। प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे, इनको जो है स्टार कैंपेनर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता था कांग्रेस के द्वारा। लेकिन इनका जो है घरेलू मतभेद बहुत ज़्यादा था, खास करके इनकी माता जिनका की नाम विजया राजे सिंधिया था, जिनको कि राजमाता के नाम से जाना जाता था। ये स्टार्टिंग से ही जो है बीजेपी के समर्थक थे। बीजेपी बोले तो बीजेपी जो है 1980 में बीजेपी का नामकरण बीजेपी किया गया, इससे पहले वो जनसंघ के नाम से जाना जाता था। तो ये विजया राजे सिंधिया जो थे वो जनसंघ के ही समर्थक थे। लेकिन जो कांग्रेस जो चुनाव, ये जो इनके सुपुत्र जो चुनाव लड़े थे और जो इनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था कांग्रेस के तरफ था, इस कारण से दोनों माँ बेटे में कभी नहीं बनता था। और इन दोनों के बीच रिश्ता इतना तल्ख था कि 1985 में इनकी मां ने यानी विजया राजे सिंधिया ने एक वसीयत लिखी और वसीयत में जो है इन्होंने ऐसा इच्छा जाहिर किया कि अगर हम मरेंगे और हमारा अंतिम संस्कार हो तो इसमें जो है हमारा बेटा जो माधवराव सिंधिया है इसको आने का, शामिल होने का जरूरत नहीं है। हालांकि 2001 में जब इनकी मृत्यु हुई विजया राजे सिंधिया का, तो मुखाग्नि जो है इनके सुपुत्र ही दिए। दुर्भाग्य देखिए इतना बड़ा कि 2001 में इनकी माता की मृत्यु हुई और 2001 में ही विजया राजे सिंधिया का भी जो है एक आकस्मिक मृत्यु एक प्लेन दुर्घटना के दौरान हो गया, जब ये मात्र 56 वर्ष के थे। क्योंकि आपको पता है पॉलिटिक्स में 56 साल जो है, अगर आपका उम्र 56 साल है तो आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी युवा हैं। एक प्लेन क्रैश हो गया जब ये जा रहे थे एक रैली को संबोधित करने के लिए कानपुर में। तो मैनपुरी जो गांधी जो उत्तर प्रदेश का मैनपुरी इलाका है, मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ माना जाता है, वहीं पे इनका प्लेन क्रैश कर गया और जो है इनका मृत्यु हो गया। इन दोनों के, इनके और इनके माताजी के बीच बहुत ज़्यादा जो है टकराव चलता था। कहा जाता है कि जो इमरजेंसी लगा था तो इमरजेंसी में इनके कहने पे जो है इंदिरा गांधी का प्रशासन इनके घर पे रेड मारा था और जो है सारा सामान जब्त करके ले गया था। यहाँ तक कि विजया राजे सिंधिया अपने बेटा से ही अपने घर में रहने के लिए एक बार जो है किराया का मांग किए थे। भले ही वो जो है मौलिक व्यवहारिक रूप से नहीं, लेकिन टोकन के रूप में 1 रुपया जो है किराया का मांग कर दिए थे। तो इस तरह से माँ बेटे के बीच का जो है रिश्ता इस तरह का प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट जानते हैं, आज जानेंगे भारत में एक सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट, अपने तो खुद तो शिक्षाविद नहीं थे, लेकिन शिक्षा के प्रति इनका बहुत जिज्ञासा था और लोगों में खास करके महिलाओं में शिक्षा को किस तरह से बढ़ाया जाए उसके तरफ इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। ये सावित्रीबाई फूले और इनके पति ज्योतिराव फूले, इन्होंने आजीवन अपने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया समाज की सेवा में। समाज में जितने उस तरह की कुरीतियां थी उस समय, तत्कालीन समय में, उसको खत्म करने में। तो आज जानेंगे सावित्रीबाई फूले के बारे में। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को आज का जो है महाराष्ट्र का जो इलाका देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो है पुणे का इलाका जो देख रहे हैं, वहीं उसी के आसपास हुआ था। और इनका मृत्यु आज ही के दिन 10 मार्च 1897 को हुआ था। 3 जनवरी जो इनका जन्मदिन है, 3 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है। यानी उसको और समझे तो बालिका दिवस के रूप में या गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। 10 मार्च 1897 को इनकी जो मृत्यु हुई थी, आपको पता होगा इस समय का घटना अगर याद कीजिएगा तो पूना में जो है प्लेग फैल गया था और
प्लेग फैल जाने के कारण ये जो है इनका मृत्यु प्लेग से ही हो गया था। और प्लेग से भी इनका मृत्यु कैसे हुआ वो जो है काफ़ी मायने रखता है। ये जहाँ पे रहते थे, जिस गांव में, जिस इलाके में, वहाँ पे एक घर में एक बच्चा को प्लेग हो गया। और प्लेग छुआछूत होता था, कोई सटेगा तो उसमें भी प्लेग हो जाएगा। तो उस बच्चा को कोई दिखाने के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था, तो सावित्री बाई उस बच्चे को खुद अपने कंधे पे उठा करके और हॉस्पिटल ले गई थी। बाद में उस बच्चे का जान तो बच गया हॉस्पिटल में, लेकिन उस बच्चे से जो प्लेग सावित्री बाई फुले को हुआ, उस प्लेग से सावित्री बाई फुले की मृत्यु हो गई। तो इस हद तक जो है अपने जीवन को इन्होंने न्यौछावर कर दिया था समाज सेवा में। जो है नारी सशक्तिकरण, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के प्रबल समर्थक थे, नारी अधिकार की बात करते थे, नारियों में शिक्षा किस तरह से फैलाया जाए, जो कि उस समय में एक अपराध माना जाता था कि जो है घर की औरत कैसे बाहर शिक्षा लेने के लिए जाएगी। उस समय ये प्रचलन नहीं था, उसका इन्होंने विरोध किया। इनका जब ये 9-10 साल की थी उसी समय, उस समय तो जाहिर है आपको भी पता होगा, आइडिया होगा, बाल विवाह का प्रचलन था। 9-10 साल की उम्र में इनका शादी कर दिया गया। शादी जब इनका हुआ था तो ये खुद इलिटरेट थी, अशिक्षित थी, लेकिन इनके पति ने इनको पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद सोचिए, पढ़ने के बाद ऐसा जिज्ञासा मन में हुआ कि इन्होंने अपना पूरा जीवन ही और दूसरों को पढ़ाने में लगा दिया। फर्स्ट मॉडर्न इंडियन गर्ल्स स्कूल का स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, जो कि पुणे में इन्होंने इसका स्थापना 1848 ईस्वी में किया था। इन्हीं के द्वारा महिला सेवा मंडल का स्थापना किया गया था, जो कि महिला के अधिकारों की बात करता था। ये पोएट भी थी, ये कवयित्री भी थी। इनके द्वारा जो लिखा गया बुक था जो है काव्य फूले के नाम से 1854 में पब्लिश हुआ था। उसके अलावा भावना काशी सुबोध रत्नाकर नाम का एक बुक था जो 1892 में पब्लिश हुआ था। इनके इन सब कार्यों के दौरान इनको बहुत सारा जो है सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ा। जैसे आप पढ़े होइएगा कभी कि भारत में विधवा पुनर्विवाह का जो विधवा को विवाह करने का अधिकार नहीं था सामाजिक तौर पे, उसका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856-57 में उसको बहाल किया जाता है। तो उसको बहाल करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खुद एक विधवा से शादी किया था, जिसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनके घर से ही उनका गांव वाला बहिष्कार करे वो तो छोड़िए, वो तो करेगा ही, उनके घर से उनके पिताजी ही उनको घर से निष्कासित कर दिए थे। उसी तरह से सेम यहाँ भी कंडीशन था। इनके जब ये अपने पति के साथ अपने ससुर के घर रह रहे थे और जब इन्होंने ये अपने शिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया, घर घर जा करके महिलाओं के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया, तो इनके पिताजी के द्वारा इनको घर से निकासी दे दिया गया और इनको घर से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। जब ये स्कूल पढ़ाने जाती थी तो लोग तरह तरह के जो है इस पे कमेंट किया करते थे। कहा जाता है कि ये जो है हमेशा 1-2 साड़ी एक्स्ट्रा ले जाती थी, क्योंकि इन पे धूल, चादर, जो है मैला, गोबर, ये सब चीज फेंका जाता था, ताकि क्योंकि उस समय का समाज इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता था। उस समाज में उस समय सोचिए, उस समाज की बात कर रहे हैं जहां की सती प्रथा जायज था। यानी कोई पति अगर मर जाता है तो जिंदा आदमी उस मुर्दे के साथ मर जाए, इस तरह का प्रथा था और उसको लोग जायज मानते थे, उसको लोग जायज ठहराते थे कि नहीं, ये जो है जो मनुस्मृति के हिसाब से जो सही है और हमको यही करना चाहिए, हमारा जो सामाजिक परंपरा है। इतने अंधविश्वास उस समय था। उस समय जो है समुद्र को पार करना तो दूर, देखना भी जो है अशुभ माना जाता था। तो उस समय का जो है
इस तरह की कुरीतियां का सामना, कुरीतियों को हटाने के लिए, कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए भी जो है अगर आप तैयार होते थे तो आपको बहुत सारा बहिष्कार झेलना पड़ता था। बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है महाराष्ट्र में 3 जनवरी को, तो हम लोग देख लिए। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे था जिसका कि 2015 में उसको रीनेम करके, पुनः उसका नामकरण करके सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसके अलावा डीडी यानी दूरदर्शन पे 2016 में एक इंडियन ड्रामा प्रस्तुत किया गया था, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। 10 मार्च 1897 को जो है इनका मृत्यु प्लेग के कारण हो जाता है। नेक्स्ट आइए जानते हैं एक अफ्रीका का एक कंट्री जिसका कि नाम है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट को अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट अफ्रीका का, अगर इसको थोड़ा और जूम इन करें तो ये देखिए अफ्रीका का पूरी तरह से साउथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अफ्रीका का ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, नॉर्थ वाला पोर्शन का जो पश्चिमी इलाका है वहीं पे है। इसका आसपास का और जो कंट्री है ये देखिए तो गिनी है, उसके बाद बर्किना फासो है, इसके बाद घाना है, और नीचे लाइबेरिया है, और नीचे ये जो सी देख रहे हैं इसको गिनी की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी गल्फ ऑफ गिनी के नाम से जाना जाता है। आइवरी कोस्ट के ये नीचे आता है। आइवरी कोस्ट पे जो अधिकार था किसका? फ्रांस का था। 1843 में जो है ये आइवरी कोस्ट फ्रांस का एक प्रोटेक्टोरेट बन गया। प्रोटेक्टोरेट बनने का मतलब वो जो है उसके संरक्षण में काम करेगा। कोई भी व्यक्ति प्रोटेक्टोरेट का मतलब एक तरह से गार्जियनशिप कहिए, ऑनरशिप नहीं, गार्जियनशिप। ऑनरशिप कब बना? 1893 में, यानी जब उसका कॉलोनी बन गया तो उसको बोलते हैं कि अब उसका दादागिरी चलेगा, उसका गार्जियन जो है ऑनर बन गया। 1843 में तो ऑनर बनने से पहले जो है गार्जियन बनना पड़ेगा। धीरे 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 ना हाथ फैला करके पूरी तरह से गर्दन को हाथ में ले लिया जाता है। जैसे भारत में हुआ था, पहले ट्रेड करने के लिए आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे ट्रेड करेंगे, फिर जो है अपना अधिकार जमाने लगा कि जो है ट्रेड हम ही सिर्फ करेंगे। पहले ट्रेड करेंगे और जो है उसके बाद सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे, बाहर वाला और कोई ट्रेड नहीं करेगा। फिर क्या हुआ कि ना तो अंदर का कोई ट्रेड करेगा ना तो बाहर का कोई ट्रेड करेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ के जो लोकल छोटे छोटे शासक थे उन पे अपना हक जमा करके, उसको डरा करके धमका करके, उसके बाद बड़े बड़े शासक, और जब बड़े बड़े शासक को डरा धमका हरा दिया तो पूरे भारत पे फिर शासन कर लिया। उसी तरह से सेम कंडीशन यहाँ है। 1960 में फाइनली द्वितीय विश्व युद्ध के भी देखिए 15 साल बाद इसको जो है फ्रांस से आज़ादी मिला। भारत में भी तो पुर्तगाल जो है 1959 और 1961 में 1961 में ना चुनाव हुआ था। हाँ, 1961 में चुनाव हुआ था, पहला दूसरा तीसरा लोकसभा चुनाव, तीसरा आम चुनाव हुआ था। तो पुर्तगाल 1961 में जो है छोड़ करके गया था भारत का जो है लास्ट इलाका, या आपका गोवा वाला इलाका। ये जो आइवरी कोस्ट है ये कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ब्राज़ील और कोलंबिया के बाद दूसरा नंबर पे आता है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा पाइन एप्पल और पाम ऑयल, इसके प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा मतलब अफ्रीका में एक लीडिंग एक्सपोर्टर है। इसको आइवोरियन मिरेकल के नाम से जाना जाता है। आइवोरियन मिरेकल का मतलब होता है कि इस देश के पास, ये जो कंट्री है आइवरी कोस्ट, अपना किसी तरह का तेल रिजर्व नहीं है, पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है। उसके बाद भी अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के जो निवासी हैं उनका पर कैपिटा इनकम, आइवरी कोस्ट के लोगों के पर कैपिटा इनकम रेस्ट ऑफ द अफ्रीका के से बहुत ज़्यादा था। इसीलिए इसको आइवोरियन मिरेकल के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में अगर देखें तो उसी तरह से जो है कृषि आधारित पूरी तरह से यहाँ पे जो यहाँ की जनसंख्या है और यहाँ की जो इकोनॉमी है, इसका राजधानी है यामोसोक्रो, यहाँ की राजधानी है। अलासानो बाटरा यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। चूंकि यहाँ पे फ्रांस का राज था तो यहाँ का मुद्रा भी फ्रैंक ही है। लगभग 2-2.5 करोड़ यहाँ की अभी वर्तमान में जनसंख्या है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।